भयानक काली रात थी। बादल गरज रहे थे और बारिश हो रही थी। काजल और प्रियंका अपनी बीमार माँ की सेवा करने में लगी हुई थीं। काजल माँ के माथे पर ठंडे पानी की पट्टी भिगो भिगो कर रख रही थी और प्रियंका माँ के तलवे रगड़ रही थी, लेकिन उनकी माँ की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। माँ, हमें उन हीरो के बारे में बता दो। अगर आप हीरो के बारे में बता देंगी तो उन्हें बेचकर मैं और प्रियंका अच्छा जीवन बिता पाएंगे। नहीं बेटा, वे हीरे तुम्हें ना मिले तो ही बेहतर है, क्योंकि हीरो के बाहर निकलने के साथ वो चुड़ैल भी गांव में आ जाएगी और मैं नहीं चाहती कि वो चुड़ैल तुम दोनों को कोई नुकसान पहुंचाए। काजल और प्रियंका की माँ हीरो के बारे में बताए बिना ही मर जाती है। प्रियंका, माँ हमें छोड़कर चली गई। अब हमारा इस दुनिया में कोई नहीं रहा, कोई नहीं। मैं वो हीरे ढूंढ कर आऊंगी, चाहे परिणाम कुछ भी हो। नहीं काजल, ऐसा मत करो, माँ की बात पर विश्वास करो। तुझे हीरे नहीं चाहिए तो मत लेना, लेकिन मैं इस तरह गरीबी में जिंदगी नहीं बिता पाऊंगी। माता पिता दोनों मर गए और हमें इस गरीबी में अकेला छोड़ गए। काजल पूरा घर छान मारती है और हीरे ढूंढ निकालती है। आखिरकार हीरे मिल ही गए। अब हमें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। काजल हीरों को एक सुनार को बेच आती है और बदले में ढेर सारे पैसे ले आती है। सुनार हरवंश बहुत खुश होकर अपने घर की ओर लौट रहा था। शकुंतला को जब हीरे दिखाऊंगा तो वो बहुत खुश होगी, खूब अच्छा खाना बनाकर खिलाएगी और खूब प्यार भी जताएगी। हरवंश ने रास्ते पर देखा कि कोई आदमी उल्टा गड़ा हुआ है। अरे, ये इस तरह कौन गड़ा है भाई? हरवंश टांगे खींचकर आदमी को बाहर निकालता है। अरे, ये आदमी नहीं, भूत है। हीरे वापस कर। भूत हरवंश की गर्दन पकड़ लेता है। हरवंश अपनी जेब में से लाल मिर्च निकालकर भूत की आंखों में झोंक देता है। हरवंश की गर्दन छूट जाती है। वो तेजी से दौड़ने लगता है। जब वो थोड़ा आगे बढ़ा तो उसने देखा सड़क पर एक बरगद का पेड़ है जिस पर चुड़ैलें बैठी हुई हैं। ये पेड़ तो यहाँ कभी नहीं था। चुड़ैलें पेड़ से उतरती हैं और हरवंश की तरफ बढ़ती हैं। बचाओ, बचाओ! हरवंश झाड़ियों में घुस जाता है। वो दौड़ते दौड़ते एक खेत में पहुंच जाता है। खेत में एक आदमी खटिया पर सो रहा था। अरे सुनो भाई, मेरे पीछे चुड़ैल पड़ गई है, मेरी कुछ मदद करो। अरे हरवंश काका, आप क्या तुम मुझे जानते हो? हाँ काका, मैं एक दो बार आपकी दुकान पर आया हूँ, शायद आपको ध्यान नहीं होगा। हरवंश उस आदमी को पूरी बात समझाता है। शायद आपके पीछे कोई हवा लग गई है। मैं आपको एक ताबीज देता हूँ, इसे पहनकर घर जाइए, फिर कोई आत्मा आपको छू भी नहीं पाएगी। आदमी तावीज पहनकर किसी तरह डरते डरते घर पहुंच जाता है। आज इतने लेट कैसे हो गए? कहाँ मुंह काला करके आ रहे हो? आज पता नहीं रास्ते में इतने भूत प्रेत कहाँ से आ गए। वो तो ये कहो कि मेरी जेब में लाल मिर्च पाउडर था, तब मैं भूत प्रेत से छूट गया, वरना पता नहीं क्या होता। कहीं इन हीरो की वजह से तो नहीं। हरवंश की पत्नी हीरे देखकर बहुत खुश होती है। हीरे, तुम्हें तो हीरो की परख ही नहीं है, मैं इन्हें संभाल कर रखूंगी। उधर काजल पैसों के ढेर पर बैठकर बड़े बड़े सपने देख रही थी। इतने सारे पैसों का मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे कोई महल बनाना चाहिए? ये किसी बड़े सराय में ठहरकर खाना खाना चाहिए। काजल सो जाओ, बहुत रात हो गई है। क्या पैसों के चक्कर में तुम सोओगी भी नहीं? इतने ढेर सारे पैसे होने के कारण मुझे नींद ही नहीं आ रही है। काजल की सांसें रुक गईं जब उसने देखा कि प्रियंका के पलंग के नीचे एक भूतनी लेटी हुई है। प्रियंका, तुम्हारे पलंग के नीचे? मेरे पलंग के नीचे क्या? तुम्हारे पलंग के नीचे कोई लेटा हुआ है। प्रियंका जैसे ही धरती पर पैर रखती है, चुड़ैल प्रियंका को जमीन के अंदर खींच कर ले जाती है। प्रियंका, प्रियंका तुम कहाँ गई? प्रियंका, कहाँ हो तुम?
काजल ने पीछे देखा तो चुड़ैल पैसों के ढेर पर बैठी हुई थी। कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहती हो? प्रियंका कहाँ गई? अपनी बहन को बचाना चाहती हो तो मेरे हीरे वापस कर। हीरे हमारे हैं, तुम्हारा उन हीरों से क्या संबंध? ये तो तू जानती है कि तेरा पिता एक शराबी था। तेरा पिता मेरे पापा की दुकान पर काम करता था। एक दिन तेरे पिता ने शराब पीने के लिए दुकान से कुछ पैसे चुरा लिए। मेरे पिताजी ने रिपोर्ट लिखवा दी और तेरे पिताजी की खूब पिटाई हुई। फिर तेरे पिता ने बदला लेने के लिए मेरे पूरे परिवार की हत्या कर दी और मेरे हीरे घर से चुरा लिए। मेरे हीरे मुझे वापस चाहिए। हीरे तो मैं हरबंस सुनार को बेच चुकी हूँ। वापस लेकर आ, वरना तेरी बहन तो मरेगी, तू भी नहीं बचेगी। काजल दौड़ती हुई हरबंस के घर पर पहुंचती है। हरबंस काका, दरवाजा खोलो। इतनी रात में कौन आ गया? काका, हीरे वापस कर दीजिए। चुड़ैल ने मेरी बहन को पकड़ लिया है। आप अपने सारे पैसे वापस ले लीजिए। मैंने एक भी पैसा अभी खर्च नहीं किया है। हीरे नहीं मिलेंगे, एक बार बेच दिए तो बेच दिए। भाग यहाँ से। ऊपर देखो। रमेश की पत्नी ने जब ऊपर देखा तो चुड़ैल छिपकली की तरह छत पर चिपकी हुई थी। चुड़ैल सीधे हरबंस की पत्नी के ऊपर गिरती है और उसका गला घोंटकर उसे मारने लगती है। हरवंश दौड़ता हुआ कमरे के अंदर आता है और हीरे उठाकर ले जाता है। ये लो हीरे, लेकिन मेरी पत्नी को छोड़ दो। चुड़ैल हीरे लेकर गायब हो जाती है। काजल अपने घर की ओर दौड़ी। प्रियंका, भगवान का शुक्र है तुम वापस आ गई। मुझे माफ कर देना प्रियंका। काश मैंने माँ की बात मान ली होती तो हमारे साथ ये सब नहीं होता। अमावस की काली अंधेरी रात थी। हेमा मात्र 1 साल की बच्ची थी। राजू के लाख मना करने के बाद भी उसकी पत्नी ने उसकी बात नहीं सुनी। हेमा की आंखों के सामने उसकी माँ आग की लपटों में जलकर राख हो गई। उस बेचारी को कभी समझ नहीं आया कि बाकी दोस्तों की तरह उसके पास उसकी माँ क्यों नहीं थी। इस बात को 25 साल बीत गए और इससे पहले कि ज्यादा देर होती, राजू ने अपनी बेटी की शादी तय कर दी। हेमा की शादी के दिन राजू को अपना 25 साल पुराना वादा पूरा करना था। पापा, अपना ख्याल रखना और प्लीज अपनी दवाई टाइम पे ले लेना। बेटा, तू भी अपना ख्याल रखना, खुश रहना और ऋषि को भी खुश रखना। ऋषि अच्छा लड़का है पापा, वो मुझे खुश रखेगा। बेटा, मुझे नहीं पता तेरा शादीशुदा जीवन कैसा होने वाला है, पर मैं बस प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जैसा बिल्कुल ना हो। ऐसा क्यों कह रहे हो पापा? बेटा, 25 साल पहले तेरी माँ हमें छोड़कर चली गई और तूने आज तक उसके बारे में एक भी सवाल नहीं किया। आपने मुझे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी और चाहे जितने भी सवाल कर लूं, जवाब तो नहीं बदलने वाले, इसलिए मैंने सवाल करना बंद कर दिया। हे माँ, मेरी प्यारी सी बच्ची, तेरी माँ तंत्र मंत्र में इस हद तक पागल हो गई थी कि एक दिन जब मैं खेत से घर वापस आया तो उसने तुझे भी अपने उस तंत्र मंत्र में शामिल कर लिया था। ये जो निशान तेरे हाथ में है उसी दिन लगा था। उसने तेरे हाथ में चाकू घोंप दिया था। मेरी खुद की माँ ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? उस चाकू से भूतिया शक्ति वो बुलाती थी। पर ये सब आप मुझे आज क्यों बता रहे हैं पिताजी? उस दिन मैंने तेरी माँ से पहली और आखिरी बार झगड़ा किया था। गुस्से में मेरा हाथ उठ गया और तेरी माँ आग में गिर गई। वो उसी आग में जलकर मर गई। पिताजी, आपने मेरी माँ को? मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मुझे तेरे हाथ में वो चाकू देख के और कुछ नहीं सूझ रहा था। हेमा, तब तू 1 साल की थी, जोर जोर से रो रही थी, पर तेरी माँ ने एक बार भी तेरी तरफ मुड़ के नहीं देखा। मेरा ये दृश्य देखकर दिल दहल गया था। मैंने उस दिन सोच लिया था कि मैं तुझे उस औरत के साथ नहीं छोड़ सकता। हेमा, मुझे नहीं पता उस रात को उस चाकू में शैतान आया था या फिर तेरी माँ की आत्मा,
पर जब भी मैंने इस चाकू को तुझसे दूर ले जाने की कोशिश की है, तेरे साथ कोई ना कोई हादसा हुआ है। पर पिताजी, आपने आज तक ये चाकू मुझे क्यों नहीं दिया? बेटा, एक कागज में तेरी माँ ने लिखा था कि ये चाकू तुझे तेरी शादी के दिन मिल जाना चाहिए। अगर तू इस चाकू के बिना अपने पति के घर निकल जाती है तो तेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। मुझे नहीं पता इस बात में कितनी सच्चाई है और वो तेरी माँ किस वजह से ऐसा लिखकर चली गई, पर मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तेरी जिंदगी में कुछ भी बुरा हो। इसीलिए तू ये चाकू अपने साथ ले जा मेरी बेटी। हेमा की शादी हो जाती है। शादी के नियमों में हेमा और उसके पति व्यस्त हो जाते हैं। बहुत महीनों के बाद हेमा को एक दिन अपने पिता की बात याद आती है। वो उस चाकू को अपने बैग से निकालती है। माँ ने ऐसा क्या किया है इस चाकू के ऊपर? क्या मुझे इसका इस्तेमाल करना चाहिए? एक नटखट बिल्ली जो बार बार घर में आके बर्तन गिरा देती थी, फिर से किचन में घुस आई थी। भूतिया चाकू ऋषि के पास ही रखा था। उसने झट से चाकू उठाया और बिल्ली के पीछे भागा। ऋषि का पैर फिसला और चाकू उड़ के बिल्ली की गर्दन में जा गिरा। ऋषि और हेमा दोनों थोड़ा चौंक गए कि चाकू ठीक बिल्ली के गर्दन में कैसे फंसा। बेटा हेमा, हेमा तू तो गई। हेमा तू मरेगी, तेरी माँ जिंदा रहेगी। हेमा तेरी माँ आ गई। नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो। ऋषि बस करो, वो मर चुकी है। हेमा, तुम जिंदा हो। भगवान का लाख लाख शुक्र है। इस लाश को और इस भूतिया चाकू को हम जला देते हैं ऋषि। आज योगेश, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो एक एजेंट के साथ फ्लैट रेंट पे देखने आया है। देखिए सर, फ्लैट फुली फर्निश्ड है। एसी, टीवी, फ्रिज सब कुछ ऑलरेडी है। आपको सिर्फ अपना सामान लाना है और यहाँ रहना है। योगेश उस फ्लैट को अच्छे से देखने लगा। उसे वो फ्लैट अच्छा लगा। ठीक है, मुझे ये फ्लैट पसंद तो है, पर इसका रेंट कितना होगा? सर, अगर इसका रेंट आपके बजट में नहीं होता तो आपको दिखाता ही क्यों? चलिए ऑफिस चलकर बातचीत करते हैं। एजेंट और योगेश ने ऑफिस में डील लॉक कर दी। योगेश ने एजेंट को पैसे दे दिए और एजेंट ने योगेश को चाबियां। अपना सारा सामान लेकर योगेश फ्लैट पर पहुंचा। वो बहुत खुश था कि उसे इतने कम दामों में इतना अच्छा फ्लैट रेंट पर मिला था। तेरी तो चांदी है योगेश, इतने बड़े फ्लैट में अकेले रहेगा। कहाँ वो पहले वाला पीजी? तभी योगेश की माँ का फोन आता है। हाँ माँ, मैं नए फ्लैट में शिफ्ट हो गया। ये बहुत बड़ा फ्लैट है। रुको, तुम्हें वीडियो कॉल करके दिखाता हूँ। योगेश ने अपनी माँ को वीडियो कॉल लगाया। ये देखो माँ, ये हॉल है, सब कुछ है यहाँ, सोफा, टीवी, एसी। योगेश ने अपनी माँ को किचन दिखाया। उसकी माँ बहुत खुश थी। फिर योगेश अपना बेडरूम दिखा रहा था
कि उसके फोन में एक साया दिखा। अरे वो क्या है? कहाँ माँ? वहाँ कोई है योगेश, कोई औरत। क्या माँ, तुम भी ना? मेरे रूम में कोई औरत कैसे आएगी? फिर से वो अलमारी के पास दिखा। देखो, कहाँ है कोई? मैंने अभी तो देखा था किसी प्रेग्नेंट औरत को। कुछ भी माँ, तुम्हारा वहम होगा। ये सब छोड़ो और मुझे बताओ, कैसा लगा तुम्हें मेरा नया फ्लैट? अच्छा है, बस तू संभल कर रहे। और अब तक तूने भगवान की तस्वीर क्यों नहीं लगाई? कल सुबह उठकर नहाकर लगा दूंगा माँ। ठीक है। चलिए, अब मैं कुछ खाने के लिए बनाता हूँ। आपको कल सुबह कॉल करूंगा। बाय। बाय। योगेश ने वीडियो कॉल कट किया और जैसे ही वो किचन की ओर जाने के लिए मुड़ा तो उसे लगा कि उसने भी किसी के साए को देखा। लगता है माँ की बात सुनकर मुझे भी वहम हो रहा है। योगेश किचन में गया और उसने अपने लिए खाना बनाया और फिर टीवी देखते देखते खाना खाने लगा। अचानक योगेश को लगा कि वहाँ कोई है। योगेश डर गया। उसने सारी लाइट्स ऑन कर दी। कौन है वहाँ? कौन है? योगेश ने पूरा फ्लैट ढूंढ लिया पर उसे कोई नहीं दिखा। शायद मुझे सो जाना चाहिए। लगता है थकान की वजह से मुझे ऐसा ख्याल आ रहा है। कल सुबह उठकर पूजा करूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। योगेश अपने बेडरूम में गया और सो गया। आधी रात को वो पानी पीने के लिए उठा तो उसके रूम में खुशबू महक रही थी। इतनी रात को ये खुशबू कहाँ से आ रही है? योगेश ने लाइट चालू की। वो विंडो की ओर गया। यहाँ तो कोई पौधा भी नहीं है जिससे खुशबू आए। शायद किसी और के फ्लैट से आ रही होगी। योगेश वापस अपने बेड पर सो गया। अगले दिन योगेश ने नहा धोकर भगवान की तस्वीर लगाई और पूजा करने लगा। उसके बाद वो अपने ऑफिस के लिए निकल गया। कंपाउंड में एक बूढ़ी आंटी ने योगेश को पूछा, बेटा उस टॉप फ्लोर के फ्लैट में आए हो ना? हाँ, क्यों आंटी? कुछ नहीं बेटा, सुना है उस फ्लैट में बहुत अजीब गरीब चीजें होती हैं। तुम्हारे साथ कुछ हुई? नहीं आंटी। अच्छी बात है। तुम ऑफिस के लिए लेट हो रहे होगे। जाओ। योगेश वहां से चला गया। शाम को जब वो घर लौटा तो उससे फिर से किसी के होने का आभास हुआ। उसने ध्यान नहीं दिया। रोज की तरह खाना खाकर सोने चला गया। आज रात जब वो सोया था उसे किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी और वो उठ गया। फिर से योगेश ने यहाँ वहाँ ढूंढा। उसे कोई नहीं मिला। पता नहीं ये खुशबू कहाँ से आती है। अगले कई दिनों तक योगेश अलग अलग आवाजों से उठा करता था। एक दिन योगेश ने सपने में एक प्रेग्नेंट औरत को रोते और चिल्लाते देखा। बचाओ! बचाओ मुझे! योगेश डर कर उठ गया। कौन है? कौन है ये प्रेग्नेंट औरत और ये मुझसे क्यों मदद मांग रही है? योगेश परेशान था। कुछ दिनों से उसकी नींद पूरी नहीं हो रही थी। अगले दिन योगेश ने ऑफिस से छुट्टी ली और दोपहर तक सोता रहा। शाम को वो बालकनी में खड़ा था। उसका ध्यान उसी बूढ़ी औरत पर गया। योगेश उस औरत से मिलने गया। क्या हुआ बेटा, परेशान लग रहे हो?
मुझे रात भर किसी औरत के चीखने की आवाज सुनाई देती है। कभी कभार मुझे एक प्रेग्नेंट औरत का साया दिखाई देता है। कल रात तो मैंने उस प्रेग्नेंट औरत को सपने में देखा। उस बूढ़ी औरत ने अपना मोबाइल निकाला। कहीं यही वो औरत तो नहीं? हाँ, यही है। पर ये है कौन? ये माया है। 1 साल पहले ये तुम्हारे ही फ्लैट में रहती थी अपने पति के साथ। इसका पति जब भी दारू पीता था माया को मारा करता था और वो जोर जोर से चिल्लाया करती थी, मत मारो मुझे। जब वो प्रेग्नेंट थी मैंने उसे बोला था, बेटा तुम अपने किसी रिश्तेदार के पास चली जाओ, वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगी। मेरे पति को मेरे कोई रिश्तेदार पसंद नहीं। अगर मैं चली गई तो वो मुझे छोड़ देंगे। एक रात को माया का पति बहुत पी कर आया और अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को मारने लगा। वो मदद की गुहार लगा रही थी, किसी ने उसकी मदद नहीं की। वो अपनी जान बचाने के लिए किचन में भागी, पर हाथापाई में वो चाकू से टकराई और वहीं मर गई। उसके पति को पुलिस ले गई। तब से जो भी उस फ्लैट में आया है वो माया के भूत से परेशान है। तुम्हें जल्दी पता चल गया। मेरी सलाह मानो और ये फ्लैट छोड़ दो। योगेश अपने फ्लैट में गया और पैकिंग करना शुरू कर दिया और तुरंत अपना सारा सामान लेकर वहां से चला गया। अब भी हर रात माया का भूत उस फ्लैट में चीखता चिल्लाता है।